हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिंदास। चलो जी, अच्छी बात है बच्चों। आज हम स्टार्ट जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है कंटिन्यूशन में स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल का, ये बेटा उसकी जो है थर्ड क्लास है and ये फाइनल क्लास है, उसमें बेटा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, ठीक है बच्चा, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल। तो ज़रा समझना ध्यान से, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल से रिलेटेड बातें। बेटा हमारा इस क्लास का जो टॉपिक है, बेसिकली हम बोलते हैं इसके अंदर इफेक्ट of import tariff, effect of import tariff on growth or on basically on terms of trade। ये हमारा टारगेट है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट टैरिफ की वजह से। तो कोई बात ध्यान रखना, टैरिफ वर्ड के साथ इंपोर्ट क्यों आया कि टैरिफ यानी टैक्स इन जो भी होती है वो बेटा इंपोर्ट्स पे लगता है। एक्सपोर्ट टैरिफ नहीं होता, एक्सपोर्ट सब्सिडी होता है। ठीक है बेटा, हम फिलहाल होम की बात कर रहे हैं। चलिए जी, अब जैसे एग्जांपल ऐसे मान के चलो मेरे बच्चे साथ में, पहले पहले जी नॉर्मल समझना। नॉर्मल ये है कि ये हमारे पास बेसिकली एक डायग्राम क्यूसी प्लस का, क्यूसी स्टार, क्यूएफ प्लस का, क्यूएफ स्टार, पीसी बाय पीसी बाय पीएफ, रिलेटिव सप्लाई, रिलेटिव डिमांड। ठीक है जी, ये हो गया जी एक टर्म पीसी बाय पीएफ एंड ये कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ पे चलो इतनी बात तो नॉर्मल है, कैजुअल, इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं। ठीक है जी, अब बात क्या होती है, अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे साथ साथ। हमारे पास यहाँ पे पीपीएफ भी है, ये क्लॉथ और ये फूड। ठीक है जी, तो क्लॉथ एंड फूड के हिसाब से मान लो एक ये डायग्राम आ गया जी, ये क्लॉथ और ये फूड बेसिकली। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आती है। दिस इज द आइसो वैल्यू लाइन, आइसो वैल्यू लाइन। ठीक है बच्चा, दिस इज द आइसो वैल्यू लाइन, गॉट इट। अब जरा एक बात ध्यान से समझना मेरे बच्चों इधर। हाँ जी, तो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा टेक्निकल चीज चेंज करी है। ठीक है, नाउ अब बेटा एक पॉइंट पर पीसी बाय पीएफ है, यहां तक मैंने बात मान ली। अब क्या हुआ बेटा, टैरिफ इम्पोज्ड हुआ, टैरिफ इम्पोज्ड ऑन व्हाट, जिसपे हम बेसिकली जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, ऑन फूड। तो बेसिकली आफ्टर टैरिफ पीसी बाय पीएफ में क्या चेंज आएगा? क्या आएगा बेटा पीसी बाय पीएफ में चेंज? पीसी बाय पीएफ पीएफ प्लस टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पीएफ प्लस टी हो जाएगा, यानी दिस इज द इनिशियल। ये मत बोलना कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कम हो रहा है, नहीं, ये अभी इनिशियली लगाया है। तो इनिशियली देखो, टर्म्स ऑफ ट्रेड तो रिजल्ट होता है, आउटकम आखिर की चीज होती है वो। और हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली हमने टैक्स लगाया है फूड पर, तो ये स्टार्टिंग लेवल, ऑब्वियस से बात है ये पॉइंट दिखने में लग रहा है अभी कि भाई कम हो गया, जिसके जैसे आप बोलोगे जिस स्लोप ऑफ आइसो वैल्यू कम हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, ये जो टर्म हुआ कम हुआ तो स्लोप ऑफ आइसो वैल्यू, इसकी वजह से आइसो वैल्यू बेटा लाइन कैसी हो जाएगी? फ्लैटर, फ्लैटर लाइन हो जाएगी आइसो वैल्यू। इसका मतलब क्या है, फ्लैटर लाइन जो होगी वो बेसिकली इस वाले पॉइंट से हो जाएगी, यानी ये इधर आ जाएगा जी, समझना ध्यान से, इस वाले पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा इधर, यानी क्लॉथ की प्रोडक्शन कम हो जाएगी एंड फूड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब बोलो सर ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा? ठीक है जी, देखो समझना, अब कंसेप्ट समझना कि ड्यू टू टैक्स, जब हमने टैक्स लगाया, टैक्स ऑन फूड मतलब टैरिफ, नॉट कंट्रीज टैक्स, कंट्री में टैक्स नहीं है फूड पर, टैरिफ है बेसिकली, जो बाहर से आएगा उस पर टैक्स है, जो इंटरनल है उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है बेटा, तो बात ये होगी बेटा, जैसे प्राइस ऑफ फूड बढ़ेगा विद टैक्स विद टैरिफ, तो हमारा जो प्राइस ऑफ क्लॉथ है, प्राइस ऑफ क्लॉथ रिलेटिवली कम हो जाएगा। वो तो चलो लॉजिकल बात है, उसमें बात ही नहीं कर सकते। तो पॉइंट क्या है बेटा, प्राइस ऑफ क्लॉथ रिलेटिवली कम हो जाएगा। अब सोचो, हम बाहर से जो फूड इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैरिफ लग गया, जब उस पर टैरिफ लगा तो कंट्री में, होम कंट्री में आने के बाद में क्लॉथ वो सॉरी फूड के प्राइस अपने आप बढ़ गए, फूड के प्राइस बढ़ गए जी। क्यों बढ़ गए जी, क्या रीजन के बढ़ने का? क्योंकि हम जो फूड कंज्यूम करेंगे पहले के मुकाबले
एक्स्ट्रा पैसे देंगे विद द टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ क्लॉथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा कंट्री की डिमांड फॉर क्लॉथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। कंट्री का डिमांड फॉर क्लॉथ इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे अब सोचो बड़ा एक एक करके बात समझना। सबसे पहले तो आप ये समझो मेरे साथ में, यहाँ पे दो इम्पैक्ट पड़े। क्या क्या इम्पैक्ट पड़े ऐसे ऐसे समझना। एक तो यहाँ पे टू इम्पैक्ट्स पड़े, टू व्यूज हैं। चलो अगले पेज बताता हूँ मैं। टू व्यूज समझना बेटा ध्यान से। टू व्यूज है यहाँ पे, एक है कंज्यूमर एक है प्रोड्यूसर, ठीक है बच्चा। एक है कंज्यूमर व्यू और एक है बेटा प्रोडक्शन व्यू, प्रोड्यूसर व्यू। पहले हम कंज्यूमर व्यू की बात करते हैं। आफ्टर इंपोर्ट बेसिक आफ्टर टैरिफ तो जो प्राइस ऑफ फूड है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की डिमांड फॉर क्लॉथ बढ़ जाएगा। जब डिमांड फॉर क्लॉथ बढ़ जाएगा तो रिलेटिव डिमांड विल शिफ्ट टू बेसिकली अप। अप का मतलब हो जाता है राइट वर्ड। अब राइट बोलो या बोलो, मतलब उधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अपोजिट यहां पे लिया प्रोड्यूसर व्यू। प्रोड्यूसर व्यू का क्या आता है मेरे बच्चे इधर। प्रोड्यूसर व्यू ये कहता है कि जैसे ऑब्वियसली बात है आफ्टर टैरिफ अभी हमने पीपीएफ बनाया था। आफ्टर टैरिफ हमारा पीसी बाय पीएफ ये बढ़ गया, जिससे हमारा आईसो वैल्यू लाइन शिफ्ट, बेसिकली आईसो वैल्यू लाइन फ्लैटर होगी, जिसकी वजह से बेटा प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ कम हो गया एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड बढ़ गया, विच इंप्लाइज दैट क्यूसी बाय क्यूएफ मतलब ये कम हुआ ये बढ़ा तो ऑटोमेटिकली ये चीज कम हो गई, है ना मेरे बच्चे। ऑटोमेटिकली बेटा ये चीज कम हो गई। बात समझ में मेरी बात आप लोगों को बेटा, ये चीज कम हो गई, जिसकी वजह से बेटा रिलेटिव सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड। गॉट इट, है ना। अब दोनों को डायग्राम में ले आओ। ये पुराना वाला पहले बना दिए, रिलेटिव सप्लाई रिलेटिव डिमांड, ये पीसी बाय पीएफ मतलब ये क्यूसी प्लस का क्यूसी स्टार अपॉन में क्यूएफ प्लस का क्यूएफ स्टार, इट्स पीसी बाय पीएफ, ठीक है जी। अब जो कि हमने बोला है कि रिलेटिव डिमांड शिफ्ट टू अप, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा जी, ठीक है। अब अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, अब आप बोलते हो सर जी शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी शिफ्ट हुआ है ये भी शिफ्ट हुआ है। मजे की बात क्या है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये अप या राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। नहीं, इन दोनों की जो शिफ्टिंग है ना वो अपोजिट है, सेम डायरेक्शन शिफ्टिंग नहीं है, अपोजिट शिफ्टिंग है। तो अपोजिट शिफ्टिंग का मतलब क्या होगा। अपोजिट शिफ्टिंग में बेटा ये होगा कि अब देखो ऐसा समझना, अगर आप डिमांड साइड बात करोगे तो बेसिकली क्लॉथ बाय फूड, डिमांड साइड बात करोगे क्लॉथ बाय फूड तो वो बढ़ेगा, और सप्लाई साइड बात करो क्लॉथ बाय फूड वो कम होगा। तो यहां से बढ़ रहा है यहां से कम हो रहा है, तो क्या बोलोगे, ये पहले इक्विलिब्रियम था जी, एक बार बढ़ा एक बार कम हुआ, मतलब एक बार बढ़ा और एक बार कम हुआ। अब आप क्या, तो जी एक बार इंक्रीज हुआ एक बार कम हो गया, तो ये क्या क्या बोलोगे आप, ये कहीं पर अटकेगा कहीं पर रुकेगा। क्या कोई आप चेंज बता सकते हो, क्या आप ये कह सकते हो कि कितना परसेंट बढ़ा और ये कितना परसेंट कम हुआ, नहीं ना, बड़े हाइपोथेटिकल है ये चीज क्वेश्चन मार्क के साथ में, ठीक है। वी कांट से एनीथिंग दैट के हाउ मच द सी बाय सी एफ इंक्रीज या हाउ मच द अमाउंट सी बाय सी एफ विल डिक्रीज, ठीक है। तो हम अपनी अजम्पशन पर, या ऑथर ने इस अजम्पशन को कैसे लिया है, ऑथर ने बेटा बोला है जी ये ऐसे चेंज होगा कि इक्विलिब्रियम पुराने वाले पर आ जाएगा, ये ऐसे चेंज होगा जी इक्विलिब्रियम पुराने वाले पर आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये पीसी बाय पीएफ, यानी पॉइंट क्या है, ये पुराने वाले पर आ जाएगा, यानी रिलेटिव सप्लाई वो चेंज उतनी चेंज होगी या फिर रिलेटिव डिमांड उतना चेंज होगा कि हमारा पुराना वाला इक्विलिब्रियम सेम रहे, यानी इस वाले पॉइंट पर ही रहे, ठीक है जी बेटा। पुराना वाला इक्विलिब्रियम सेम रहे, इसी पॉइंट पर रहे। तो हुआ क्या, पीसी बाय पीएफ
इंक्रीज कर गया। क्या हुआ मेरे बच्चा? पीसी बाय पीएफ इंक्रीज कर गया। फाइनली पीसी बाय पीएफ बढ़ गया। अब मुझे बताओ, पीसी बाय पीएफ इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ गया। बात सही में बेटे मेरी आप लोग यहाँ पर, है ना? मतलब मैंने कहा था इस पे ध्यान मत देना फिलहाल, आपको ये दिख रहा कम हुआ था वह, ये इनिशियल है, हमें बात करनी फाइनल की, ये फाइनल है। तो पीसी बाय पीएफ बढ़ने का मतलब हो जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड बेसिकली बढ़ गया फॉर होम कंट्री। ठीक है मेरे बच्चा, यहां तक मेरी बात समझ में आई? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और समझना यहां पर, टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ तो गया लेकिन फाइनली वेलफेयर इफेक्ट क्या बोलोगे? टर्म्स ऑफ ट्रेड आपने बढ़ा तो दिया बट फाइनली वेलफेयर इफेक्ट क्या बोलोगे? व्हाट अबाउट वेलफेयर? देखो समझना, ये चीज आप भी जानते हो और सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट्स एनी इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट क्रिएट्स डेड वेट लॉस। इफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व in the market, then deadweight loss will create, deadweight loss will create, जनरेट ही हो जाएगा, डेडवेट लॉस बढ़ जाएगा। यानी गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, अब समझ लो, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहे टैरिफ पे हो, चाहे सब्सिडी पर हो, चाहे किसी भी चीज पर हो, गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट फॉर्म जनरेट्स बेसिकली डेडवेट लॉस। तो वेलफेयर के हिसाब से क्या होगा जी? वेलफेयर के हिसाब से डेडवेट लॉस आने की वजह से हमारा वेलफेयर कम हो जाएगा, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड से बढ़ेगा और वेलफेयर से कम होगा। यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड के बढ़ने से वेलफेयर बढ़ रहा है और डेडवेट लॉस आने की वजह से, मतलब बढ़ने की वजह से वेलफेयर कम हो रहा है। तो देयर इज अ एम्बिगियस रिजल्ट, एम्बिगियस इंपैक्ट। ठीक है बेटा, इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है वेलफेयर पर? एम्बिगियस, हम नहीं कह सकते इस रिजल्ट के बारे में। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आती मेरी? एक छोटा सा नोट लिख लो बेटा यहाँ पर, फिर आगे बात करते हैं। नोट लिखना बेटा, एक इंपोर्ट टैरिफ, एक नोट लिखना बेटा आपको। ठीक है जी, नोट लिखिए जी। इंपोर्ट टैरिफ दैट इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट टैरिफ दैट इज tax on imports always create a gap, always create a gap between price at which goods are traded internationally, at which goods are traded internationally। ब्रैकेट में लिखना एक्सटर्नल प्राइजेस, एक्सटर्नल प्राइजेस। and price at which goods are traded internally, and price at which goods are traded internally। यानी प्राइस एक्सपोर्ट प्राइस, मतलब प्राइस इन फॉरेन कंट्री, प्राइस इन होम कंट्री, गैप है इन दोनों के बीच में। ठीक है जी, क्योंकि बेसिकली हम टैक्स लगवा रहे हैं जी, हम जो बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लो हमने फूड, जो कि हम फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फूड के जो प्राइस है, प्राइस इन होम कंट्री इज मोर देन प्राइस इन फॉरेन कंट्री, है ना जी? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टैक्स जो टैरिफ है वो सिर्फ होम कंट्री में लगा हुआ है ना, तो प्राइस ऑफ फूड इन होम में ज्यादा हो जाएगा, फॉरेन में थोड़ी ना ज्यादा होगा। ठीक है ना? चलिए जी आगे पढ़ते हैं, फुल स्टॉप करके लिखना, फुल स्टॉप करके। द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट, द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट tariff is that it makes imported goods more expensive, it makes imported goods more expensive inside a country, inside a country, inside a country, full stop। The price change caused by, the price change caused by import tariff, the price change caused by import tariff changes both relative supply, changes both relative supply and relative demand, and relative demand, and relative demand। As internal price of food increases, as internal price of food increases,
ड्यू टू टैरिफ, comma, relative price of cloth reduces, comma, relative price of cloth reduces and home country produces more food, and less cloth, as a result world relative supply shifts to the left, comma, on the other hand, as food becomes expensive due to tariff, consumption of food declines as consumers substitute, repeat कर रहा हूं, consumption of food decline as consumers substitute cloth in place of food, comma, as a result world relative demand for cloth increases, world relative demand for cloth increases, full stop. Next paragraph beta. The effect of simultaneous shift of relative supply and relative demand is that relative price of cloth increases since PC by PF is terms of trade, for home country, so we can say that due to improvement in terms of trade, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड होम कंट्री इज बेटर ऑफ, अच्छा ड्यू टू improvement in terms of trade in TOT, home country is better off, comma, however we must note that the extent of this terms of trade effect depends on how large is the country, is the country which imposes tariff, comma, if a country is very small then, important बेटा यहां से अंडरलाइन कर लेना, if a country is very small then it cannot have much effect on world relative supply and relative demand, यानी अगर बेटा कंट्री स्मॉल है तो उसके टैरिफ की वजह से रिलेटिव सप्लाई एंड रिलेटिव डिमांड रिमेन सेम, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, full stop. Therefore there will be no significant change in world relative price, यानी अगर कंट्री स्मॉल है तो कुछ भी करे पीसी बाय पीएफ में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है बच्चा, यहां तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को बढ़िया करके। चलिए जी आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, जरा नेक्स्ट हेडिंग समझना, वो है बेटा इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी। इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब होम के लिए क्या एक्सपोर्ट गुड है, होम का एक्सपोर्टिंग गुड है क्लॉथ, तो सब्सिडी ऑन क्लॉथ होगा जी। वही वाला कंसेप्ट सब्सिडी लगा दिया, तो देखो ऐसे समझो चीजों को, इंटरेस्टिंग चीज है ऐसे समझना। अगर सब्सिडी नहीं थी, पहले की बात करें नो सब्सिडी, तो इंटरनल प्राइस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्राइस, ठीक है मेरे बच्चा। अगर इकोनॉमी के अंदर सब्सिडी नहीं थी तो इंटरनल प्राइस जो था वो एक्सटर्नल प्राइस के बराबर था, ठीक है। वही वाला पॉइंट जो मैंने एक्सपोर्ट टैरिफ में बताया था वही पर इधर भी है। लेकिन बेटा आफ्टर सब्सिडी जो
इंटर अब सोचो सब्सिडी दी है, सब्सिडी किसको दी? अच्छा सब्सिडी देते क्यों है ये चीज बताओ, चलो पहले इसका आगे डिस्कशन उठ के करते हैं। सब्सिडी देते ही क्यों है हम लोग, या होम कंट्री सब्सिडी क्यों देती है? होता ये है कि फॉरेन कंट्री के अंदर हमारे कम्युनिटीज को लोग नहीं खरीद रहे होते हैं, ठीक है। अब नहीं खरीद रहे होते तो रीजन पता लगता है जो हाई प्राइस है, महंगा है, इस वजह से नहीं खरीद रहे हैं। तो फिर कंट्री क्या करती है, उस गुड को सस्ता कर देती है इन फॉरेन, क्योंकि फॉरेन में एज कंपेयर होम से ज्यादा महंगा बिक रहा है, तो उसको फिर सस्ता कर देती है। सस्ता करने का मतलब हो जाता है कि होम कंट्री बाहर सस्ता बेचती है, लेकिन जो होम के प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें कम प्राइस नहीं मिलता, उनको उतने प्राइस मिलता है जितना उन्होंने सेट किया है। तो बेसिकली ये होम गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है टू दी होम प्रोड्यूसर्स के लिए, टू प्रमोट देम, ठीक है। अब मान लो भाई मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ फॉरेन कंट्री में, मेरी गुड नहीं बिक रहा बिकॉज ऑफ महंगा है, तो फिर मैं वर्स ऑफ हो जाऊंगा, देन मैं उसको नहीं प्रोड्यूस करूंगा। गवर्नमेंट क्या कहेगी नहीं कोई बात नहीं, तेरी डिमांड हम बढ़वाएंगे। तो गवर्नमेंट एक्चुअली डिमांड क्रिएट करती है कम प्राइस करके, ठीक है बच्चा। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स इन रियल वर्ल्ड रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। रियल वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे दूसरी कंट्री के अंदर या फिर डिमांड क्रिएट करना, कोई चीज कम प्राइस में दो, होम कंट्री की गवर्नमेंट जो है उस गुड पे सब्सिडी लगवा देगी उससे, जिससे कि वो गुड सस्ता हो जाएगा। मान लो जैसे कि आप लोग ये कहते हो कि चाइनीज प्रोडक्ट हैं, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कोरिया वगैरह से आते हैं, तो हमारे यहाँ पे सस्ते क्यों हैं? अच्छा वहां से खरीदो तो महंगे मिलते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वहां से खरीदो तो महंगे मिलते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलता है। तो फिर आप क्या सोचते हो, अरे यार पागल है, वहां इतनी दूर जाए खरीद के लेकर आए सेम प्राइस पर, क्यों नहीं इधर से खरीद लो। बेसिकली समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां उनकी कंट्री, कोरिया कंट्री या क्या चाइनीज कंट्री, अपने प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट भी करती है और वर्ल्ड में अपने कंट्री के प्रोडक्शन की डिमांड भी क्रिएट करती है आफ्टर सब्सिडी। तो बेसिकली एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। बट आफ्टर सब्सिडी इंटरनल प्राइस और एक्सटर्नल प्राइस, मैं आई इंटरनल के लिए, ई एक्सटर्नल के लिए, तो इंटरनल प्राइस बड़ा ज्यादा हो जाता है ना, प्राइस ऑफ क्लॉथ, ठीक है जी। इंटरनल प्राइस ऑफ क्लॉथ है ज्यादा एक्सटर्नल प्राइस है, ठीक है बच्चा जी। अब जरा आगे बात समझना ध्यान से, क्या होगा जी इधर, बेसिकली इधर एक ही चीज होगी, डोमेस्टिक बेसिकली जब प्राइस ऑफ इंटरनल प्राइस एज रिलेटिवली ज्यादा हो जाएंगे एक्सटर्नल प्राइस से, यानी क्लॉथ होम कंट्री में महंगा बिक रहा है एज कंपेयर फॉरेन कंट्री, तो डोमेस्टिक बेटा डिमांड फॉर क्लॉथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा आपका रिलेटिव डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है बच्चा। यानी डिमांड फॉर क्लॉथ कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट निकलेगा कि भाई रिलेटिव डिमांड कम हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट पीसी बाय पीएफ, विच इंप्लाइज दैट बेटा पीसी बाय पीएफ विल डिक्रीज। अब सोचो खुद ही, अपने आप सोचो बेटा, रिलेटिव डिमांड कम होगा तो रिलेटिव डिमांड कम होने से पीसी बाय पीएफ भी तो कम हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर होम कंट्री भी कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर होम कंट्री भी यहाँ पर कम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में मेरी आप लोगों को बेटा? लेकिन बेटा वही है, इसके दो व्यूज हैं, हम इसको अलग तरीके से समझते हैं। इसके टू व्यूज हैं, एक कंज्यूमर व्यू और एक बेटा प्रोड्यूसर व्यू, ठीक है बेटा, एक कंज्यूमर व्यू और एक बेटा प्रोड्यूसर व्यू। अब कंज्यूमर व्यू क्या कहता है? कंज्यूमर व्यू वही वाली बात करता है जी, प्राइस ऑफ क्लॉथ बढ़ गया जी होम कंट्री में एज कंपेयर प्राइस ऑफ फूड इन फॉरेन कंट्री, प्राइस ऑफ क्लॉथ इन फॉरेन कंट्री, वहां पे कम है तो हमारे यहाँ ज्यादा है, जिसकी वजह से हम जी क्या करें, डिमांड फॉर क्लॉथ कम कर देंगे, जिसकी वजह से भाई हमारा रिलेटिव डिमांड कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या होता है, विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट या डाउन, अगर ऐसे है तो विल डाउन, शिफ्ट टू डाउन। यहां पर जब प्राइस ऑफ क्लॉथ बढ़ेगा तो बेसिकली क्लॉथ की प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ और बढ़ जाएगी, ठीक है जी, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, यहाँ पे रिलेटिव सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा एंड शिफ्ट टू राइट। मैं आपको बता देता हूं इधर, ये इसके लिए बता रहा हूं, पीपीएफ के हिसाब से देखना, ठीक है बेटा, पीपीएफ के हिसाब से चीजें समझना। और एक इंटरेस्टिंग बात और, जब
सब्सिडी लगा है तो PC/PF, तो हम ये कर रहे थे तो ये बेसिकली यहाँ से S हो गया, ऐसे सब्सिडी माइनस हो गई तो ये अमाउंट कम हो गया। तो अब जब ये अमाउंट बेटा कम था, बेसिकली मान लो ये हमारा आईसो वैल्यू था पुराना वाला, इस पर ये अमाउंट था, ठीक है। अब जब ये कम हो तो लाइन फ्लैटर हो गई जी, समझना ध्यान से बेटा, लाइन फ्लैटर हो गई इधर होम कंट्री के अंदर, ठीक है जी। मतलब होम कंट्री के लिए ये सॉरी, ये तो फॉरेन कंट्री के लिए, सॉरी होम कंट्री का ये होगा, होम कंट्री का एज कंपेयर ये PC/PF बढ़ गया, जिससे क्या हो गया, स्टीपर हो गया, है ना बेटा। होम कंट्री के लिए PC/PF ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली बढ़ गया, जिस वजह से बेटा ये स्टीपर हो गया। पहले हमारा QC इतना था, अब QC इतना हो गया, बढ़ गया जी, ठीक है जी। अरे दिखाई नहीं, ये स्टीपर हो गया, पहले QC इतना था और अब QC इतना, तो ये बढ़ गया जी। तो जो सोचोगे QC इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर साइड, प्रोड्यूसर सही है अपनी जगह पर, बढ़ाना चाहिए उसको। तो यहाँ से जो डायग्राम बेसिकली बनेगा, रिलेटिव सप्लाई, रिलेटिव डिमांड, ये QC प्लस का QC स्टार, QF प्लस का QF स्टार, इट्स PC/PF, ये आया इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, ये आया जी इक्विलिब्रियम। तो डिमांड अगर आप रिलेटिव डिमांड की साइड से देखते हो तो वो तो ऑब्वियसली बात है कम होनी है, ठीक है जी। और अगर आप प्रोड्यूसर साइड से देखते हो तो रिलेटिव सप्लाई तो बढ़ना है, तो वही वाले रीजन बेटा, ये रिलेटिव सप्लाई 1 और ये रिलेटिव सप्लाई, रिलेटिव डिमांड 1, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, पहले PC/PF ये था और इक्विलिब्रियम ये था, और अब PC/PF भाई सब कम हो गया, ठीक है भाई, PC/PF क्या हो गया मेरे भाई साहब, कम हो गया, समझ रहे मेरी बात। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन या अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, PC/PF कम ही हो गया होम कंट्री में, जो कि पहले ही पता था, लेकिन कम हो गया ये, जिसकी वजह से बेटा इकोनॉमी का टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कम हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटा कम हो जाएगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और, डेटफुल लॉस, क्योंकि मैंने जैसे बताया था, कि डेटफुल लॉस गवर्नमेंट की कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो तो होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से कंट्री का वेलफेयर भी कम, यहाँ से कम हो जाएगा कन्फर्मली, ठीक है। क्यों, एक तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कम हो रहा है और डेटफुल लॉस बढ़ रहा है, तो फाइनल इंपैक्ट क्या होगा जी इन दोनों का, दैट इज वेलफेयर हमारा कम हो जाएगा, यानी दैट इज अनएम्बिगियसली वेलफेयर डाउन जाएगी, ठीक है बेटा, वेलफेयर डाउन जाएगी अनएम्बिगियसली। क्यों, क्योंकि PC/PF कम होने की वजह से बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड कम हो रहा है, एक रीजन, दूसरा डेटफुल लॉस की वजह से वेलफेयर कम हो रहा है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कम हो रहा है, वेलफेयर भी कम हो रहा है, तो दोनों को दोनों क्या इंपैक्ट बता रहे हैं जी, वेलफेयर हमारा इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वेलफेयर है वो डाउन पे ही जाएगा, ठीक है बेटा। मेरी यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को बढ़िया से। चलिए जी एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन पर लिखना बेटा नोट यहाँ पर, एक्सपोर्ट सब्सिडी। अच्छा उस नोट से पहले जरा एक चीज समझना ध्यान से, यहाँ पर लिखना बेटा, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड इंपोर्ट टैरिफ आर जनरली, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड इंपोर्ट टैरिफ आर जनरली एज ट्रीटेड एज सिमिलर पॉलिसीज, एज ट्रीटेड एज सिमिलर पॉलिसीज, फुल स्टॉप, because both these policies seems to support domestic producers, comma, however they have opposite effect on terms of trade, comma, when export subsidy is given by home country to cloth producers, then for any given world price it will increase,
it will increase internal price of cloth, it will increase internal price of cloth relative to food. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा, दिस इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ, दिस इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ induces home country producer to produce more cloth and less food. Therefore world relative supply of cloth increases. Full stop. At the same time, increase in internal price of cloth. Increase in external price of cloth will lead home country consumers to substitute food for cloth. Due to this, world relative demand shifts to the left. The effect of simultaneous shift in RS and RD. Repeat कर रहा हूं बेटा, the effect of simultaneous shift in RS and RD is that it reduces terms of trade for home country. And also reduction in welfare, या फिर also the welfare will be worsen. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा छोटा सा नोट, कंपैरिजन बिटवीन import tariff and export subsidy. Comparison between import tariff and export subsidy. यह आएगा जी import tariff, यह आएगा जी export subsidy. सो इम्पोर्ट टैरिफ में बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड कम हो रहा था, ठीक है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ रहा था और डेडवेड लॉस बढ़ रहा था, जिसकी अब इसकी वजह से ग्रोथ पॉजिटिव होती है, इसकी वजह से ग्रोथ नेगेटिव होती है. तो हमने क्या बोला जी, दोनों का रिजल्ट फाइनल निकल के आ गया. फाइनल रिजल्ट जो कंक्लूजन निकला इसका वो निकला जी एम्बिगियस. एम्बिगियस का मीनिंग होता है मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. ठीक है, सिमिलरली इधर आ जाते हैं हम लोग, यहां पर जी टर्म्स ऑफ ट्रेड नो डाउट कम हो रहा है, जिससे कि नेगेटिव ग्रोथ हो रही है. डेडवेड लॉस बढ़ने का मतलब होता है नेगेटिव ग्रोथ. कंक्लूजन निकला unambiguously negative growth. Got it? So now which one is better policy? If the government, basically देखो गवर्नमेंट दोनों जगहों पर होम कंट्री को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट चाहती है कि दोनों को भाई बेनिफिट हो जाए. तो मुझे बताओ, एक्सपोर्ट सब्सिडी और इंपोर्ट टैरिफ दो पॉलिसीज हैं, कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट लगाएगी? इधर इंपोर्ट टैरिफ और एक्सपोर्ट सब्सिडी. हाँ जी बताओ जी, कौन सी पॉलिसी लगाएगी, इंपोर्ट टैरिफ या एक्सपोर्ट सब्सिडी? ध्यान रखना, इंपोर्ट टैरिफ इज बेटर पॉलिसी. ठीक है बच्चा, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट टैरिफ में बेटा, इंपोर्ट टैरिफ में एम्बिगियस रिजल्ट आ रहा है, जिसके दोनों आउटकम हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. बट एक्सपोर्ट सब्सिडी में तो बेटा कंक्लूजन ही कंफर्म है कि नेगेटिव ग्रोथ होगी, यहां तो कोई दो राय है ही नहीं.
तो अगर कंट्री इंपोर्ट टैरिफ को लगाती है, कंट्री बेसिकली इंपोर्ट टैरिफ को लगाती है, तो कम से कम वो एक होप पे तो रहती है कि मान लो अगर नेगेटिव ग्रोथ हुई तो कोई बात नहीं, होता एक्सपोर्ट सब्सिडी में भी थी नेगेटिव ग्रोथ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ के चांसेस हैं। सो दैट बेटा इंपोर्ट टैरिफ इज बेटर पॉलिसी। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाली, ठीक है, यानी पेपर में कंपेरिजन आता है, पेपर में कंपेरिजन इसका आता है, ठीक है बच्चा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को बढ़िया से करके। चल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, implication of terms of trade effect। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, implication of terms of trade effect। एक इकोनॉमिस्ट है मैट जिलर, जिसे हम कहते हैं मैट जिलर पैराडॉक्स, ठीक है बेटा, मैट जिलर पैराडॉक्स, ठीक है जी। तो ये इन इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग इसकी रीडिंग के अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर। कभी कभी कहते हैं सिलेबस में नहीं है, कभी कहते हैं सिलेबस में है, तो आप पढ़ लो, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पढ़ लो बट बेटा कम मत पढ़ो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। एक्चुअली मैट-जिलर पैराडॉक्स है क्या, पहले ये समझ लो मेरे साथ में जरा आप लोग, ठीक है जी। तो बेटा मैट-जिलर पैराडॉक्स एक्चुअली यही है जो मैंने भी आपको कंपैरिजन बताया है, ठीक है, मतलब किस टाइप की पॉलिसी आप लगाओगे कंट्री के अंदर, क्योंकि एक पॉलिसी में तो बेटा इंपोर्ट टैरिफ में तो आपको बेटा एम्बिगुअस रिजल्ट मिलता है, जो कि ये भी नहीं पता होता है इसके अंदर, ये भी तो पैराडॉक्स एक तरह का डाउट है कि भाई ये भी नहीं पता है क्या इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, एक में कंफर्म है, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। अच्छा, ये जो हमारी इम्प्लीकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड है, दैट इज इम्प्लीकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो मैट-जिलर पैराडॉक्स इसलिए क्योंकि वो मैट-जिलर ने एक एक्सप्लेनेशन दी थी, लास्ट में इनके एक्सप्लेनेशन में ये आएगी जब मैं आपको लिखवाऊंगा नोटिंग इसकी, लास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से इसको पैराडॉक्स बोला गया, लेकिन अदर देन दिस इनके टॉपिक नेम इज इम्प्लीकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। अब बात होती है कि इम्प्लीकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है हमारा फ्रॉम इंपोर्ट टैरिफ एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या होता है। देखो बेटा दो डायमेंशंस होते हैं, दो डायमेंशंस होते हैं, क्योंकि देखो हर जगह पे आप टैक्स लगा रहे हो सब्सिडी लगा रहे हो तो बेसिकली इनकम चेंज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, टैक्स लगा रहे हो सब्सिडी लगा रहे हो तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है जी। अगर हमने टैरिफ लगाया तो होम कंट्री के लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं, अगर हमने सब्सिडी लगाई तो फॉरेन कंट्री के लोग कम पैसे दे रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना यहाँ पर दो तरीके का, होम कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया एंड फॉरेन कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। तो मैं उसी पॉइंट से बता रहा हूँ अपने यहाँ पर दो तरीके के डायमेंशन हैं। तो नंबर वन डायमेंशन इज दैट द इशू, बेसिकली दो वो है, द इशू टू इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दूसरा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, ठीक है बेटा, इन एन इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इन एन इकोनॉमी, बराबर बेटा, ठीक है जी। तो बस वही है बेटा, इन दोनों का कंसेप्ट है एंड देन आगे रिपीटेशन से इसकी एक छोटा सा नोट लिख लो बेटा यहाँ पर, छोटा सा नोट यहाँ पर, इफ होम कंट्री इम्पोजेस टैरिफ, if home country imposes tariff, imposes import tariff, then it improves terms of trade, समझना, लिखवाते एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, कुछ नोटिंग इसके बाद, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करेगा, ठीक है जी, इट इंप्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड एट द एक्सपेंस ऑफ, एक्सपेंस को अंडरलाइन करना, एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऑब्वियसली बात है बेटा, एक कंट्री का अगर पीसी बाय पीएम बढ़ेगा तो दूसरी कंट्री का वो चीज कम हो रही होगी, ठीक है, तो होम कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर इंप्रूव हो रहा है तो एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है बेटा। देयरफॉर वी कैन से दैट इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूसेस, we can say that import tariff reduces welfare of rest of world, but effect on home countries welfare is not cleared, but effect on home countries welfare is not cleared. This is because
This is because import tariff improves. This is because import tariff improves terms of trade. Import tariff improves terms of trade and thereby benefits of home country thereby benefits of home country. But at the same time, it imposes cost by distorting production. But at the same time, it imposes cost by distorting production and consumption incentive within home country ब्रैकेट में लिखना बेटा डेट वेट लॉस within home country ब्रैकेट में डेट वेट लॉस full stop. The terms of trade gain is generally the terms of trade gain is generally the terms of trade gain is generally ठीक है जी is generally more than loss THAN then loss from distortion. So as long as tariff is not too large full stop. Next paragraph beta. The effect of export subsidy is quite clear. देखो समझना ये ऊपर वाली तो इम्पोर्ट टैरिफ की बातें हो गई जहाँ पे वही कहानी है यही एक्चुअली मैंने यही एक्सप्लेन करा है मैंने यही एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके इम्प्लीकेशन ऑफ टैरिफ में ठीक है बेसिकली इम्प्लीकेशन ऑफ टैरिफ यही है कि कंपैरिजन जो कर रहे हैं हम लोग इसका ठीक है मैं क्या बात करूं जो ऊपर अब तक जो लिखा आपने बेटा वो इंपोर्ट टैरिफ की एक्सप्लेनेशन है नाउ जो अब जो लिख रहा हो एक्सपोर्ट सब्सिडी की एक्सप्लेनेशन है लिखना बेटा द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी इज क्वाइट क्लियर बिकॉज it reduces terms of trade as well as direct production एक मिनट because it reduces terms of trade as well as distort not direct distort कहते हैं नुकसान हो जाना distort मतलब किसी वजह से कम कर देना distort production and consumption incentive therefore welfare of home country necessarily reduces therefore welfare of home country necessarily reduces. Such changes have a strong effect on income distribution. Such changes have a strong effect on income distribution because of factor immobility and difference in factor intensity ठीक है बेटा फुल स्टॉप लास्ट पैराग्राफ लिखना बेटा अच्छा यहां तक की बात समझ में आ गई अब जो मैंने ये एक्सप्लेन करा यहां पर एक्सपोर्ट सब्सिडी वाला ठीक है बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि लास्ट पैराग्राफ है हमारा टैरिफ ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट इंक्रीज इन इंटरनल प्राइस मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा टैरिफ ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट इंक्रीज इन इंटरनल प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स while subsidy has direct effect of increase in of increase in external price of exported good. However, both tariff and subsidy have indirect effect on terms of trade. However, both tariff and subsidy have indirect effect on terms of trade. Full stop. The terms of trade effect suggests a paradoxical possibility.
and import tariff might increase, and import tariff might increase, full stop. Countries terms of trade, अच्छा sorry, explanation है, and import tariff might increase countries terms of trade, full stop नहीं है, might increase countries terms of trade so much that even after tariff rate is added, so much that even after tariff rate is added, the internal price of import, the internal price of import may decrease, and this paradox is known as Metzeler paradox. Basically paradox समझ में आया आपको? टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट ये सजेस्ट करता है जो पैराडॉक्सिकल पॉसिबिलिटी होती है, एक तो पैराडॉक्सिकल पॉसिबिलिटी को सजेस्ट करता है और बताता है वो जो इंपोर्ट टैरिफ जो होता है, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ता है और जो बढ़ता है तो साथ साथ इंपोर्ट टैरिफ कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ाता है इवन आफ्टर जब कंट्री के इंटरनल प्राइस भी बढ़ता है। सोचो इंपोर्ट टैरिफ कितनी अजीब सी बात नहीं है। इंपोर्ट टैरिफ था, इंपोर्ट टैरिफ की वजह से हमारा ये आई थिंक ये था, यस, इंपोर्ट टैरिफ की वजह से कंज्यूमर का जो इंटरनल प्राइस है, कंज्यूमर का इंटरनल प्राइस किधर गया, अच्छा हाँ ये कंज्यूमर का होम प्राइस, ये रहा, कंज्यूमर का इंटरनल प्राइस बेटा बढ़ता है। इंटरेस्टिंग बात है ना कि टैरिफ लगने के बाद भी फाइनली इंटरनल प्राइस बढ़ रहा है, तभी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है। फाइनली इंटरनल प्राइस बढ़ रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ने की वजह से, मतलब ऑब्वियस बात है प्राइस रेशियो बढ़ता है तो ही टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ा। तो कितनी अजीब सी बात है, टैक्स लगने के बाद भी कंट्री का बेनिफिट हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है अगर हम बढ़ा देते हैं। और अगर इंपोर्ट बेसिकली और इंपोर्ट कम भी करने लगे तब भी हमारा वो चीज इंक्रीज ही होती रहेगी। तो ये तरह का पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स को मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे बेटा। व्हाट इज द मैटजेलर पैराडॉक्स? पैराडॉक्स इज दैट कि इवन यू इंट्रोड्यूस टैक्स पीसी बाय पीएफ and after some time it will increase and which creates terms of trade will also increase, ठीक है, with result terms of trade which will also increase। तो इंटरेस्टिंग बात क्या मेरे बच्चों कि आफ्टर टैक्स आफ्टर टैरिफ टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है और लोग बेटर ऑफ हो रहे हैं, लोग बेनिफिट उठा रहे हैं इस चीज का। तो दिस इज द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यही हो गया कि टैक्स से तो लोग नाराज होते हैं ना, बढ़िया, तो लोग खुश हो रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ गया। दिस इज द पैराडॉक्स, ठीक है। क्योंकि हम क्या सोचते थे कि टैक्स की वजह से चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि सब्सिडी में भी तो वही है, इंटरनल प्राइस बढ़ रहा है चीज का, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझना इस चीज को, वहां पे टर्म्स ऑफ ट्रेड कम हो रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द मैटजेलर पैराडॉक्स। और बेटा यहाँ पर हमारा ये स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल चैप्टर कंप्लीट होता है। आप बेटा इस चैप्टर की वीडियो अच्छे से देखना, 3 वीडियो इस पे बनी हुई हैं, बड़े करके बेटा नोट करो, समझना चीजों को, एंड देन मैंने असाइनमेंट्स अपलोड करे वो भी देखना, एंड देन नोट्स पढ़िएगा, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, शब खैर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बाय।